जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की नदियाँ। दोस्तों, ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछना गया हो, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरपीएससी हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपी हो, या फिर एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम, या फिर कह लीजिए कोई भी छोटा मोटा जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो है इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और आज जो है आप जो है इस टॉपिक को रटोगे नहीं, सीखोगे, ताकि जो है एक दो बार वीडियो देखने से ही आपको ये पक्का हो जाए, कंठस्थ हो जाए। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं एस्चुरी और डेल्टा की। जब बात नदियों की और नदियों की होगी तो एस्चुरी और डेल्टा जो है इनकी भी बात होती है। ये जो है बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो नदियों के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुहाना की, यानी एस्चुरी की। मुहाना या एस्चुरी वह जगह होती है जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। इस क्षेत्र में नदी का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी आपस में मिलते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब नदी बहती है और बिल्कुल सीधे निकल जाती है, उसमें जो है ना के बराबर अशुद्धि होती है, तो उसमें जो है एस्चुरी का निर्माण होता है, मुहाने का निर्माण होता है। जैसे कि नर्मदा नदी, तापी नदी, साबरमती नदी और मंडोवी नदी। ये इसके जो है कुछ एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ये आपको याद रखने हैं कि कौन सी नदियाँ जो है मुहाना यानी एस्चुरी बनाती हैं। फिर आता है डेल्टा। डेल्टा दोस्तों एक ऐसी भू आकृति है जिसका निर्माण तब होता है जब कोई नदी जो है समुद्र, झील या किसी स्थिर जल यानी रुके हुए, ठहरे हुए जल स्रोत में गिरती है और अपनी गति यानी रफ्तार कम हो जाने के कारण उसमें बहकर आए गाद, मिट्टी और रेत को उस स्थान पर जमा कर देती है। यह जमा सामग्री त्रिकोणीय या पंखे जैसी आकृति बनाती है, जिसे डेल्टा कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का संगम जो है, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरता है, वहाँ बना सुंदरवन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब हम जो है दोस्तों एस्चुरी और डेल्टा को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो ये पहली फिगर है ये है हमारा डेल्टा। आप देख सकते हैं इसमें जो है नदियाँ जो है कई रास्तों से होकर आ रही है। ये होता है डेल्टा। और इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पर जैसे हम कहाँ गया, ये वाले रास्ते पर है ना, कुछ मिट्टी, रेत, कंकड़ इकट्ठे होते हैं। और जब ये मिट्टी, रेत, कंकड़ जो है यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं तो ये जो है डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये होगी आपका दूसरा जो डायग्राम है, ये होती है आपकी एस्चुरी, जो कि सीधे ही समुद्र में आकर मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यह आपका जो है डेल्टा और एस्चुरी का पिक है। आप अच्छे से देख लेना इसको। अब बात करते हैं हम दोस्तों एस्चुरी को जो है हम मुहाने को ज्वारनद मुख भी कहते हैं। आपको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि एस्चुरी को दूसरा नाम क्या है। तो एस्चुरी का दूसरा नाम ज्वारनद मुख है। यह समुद्र तट पर स्थित एक आधा बंद खारे पानी का समूह होता है। वहीं जो डेल्टा होता है वह नदियों के मुहाने पर बनने वाली एक भू आकृति होती है। मतलब जो डेल्टा होगा वो तो नदियों के मुहाने पर बनेगा, और जो एस्चुरी होगी वो समुद्र तट पर बनेगा। यह आपको याद रखना है। एस्चुरी का जो आकार होता है वह ज्वारीय धाराओं और लहरों से बनता है, जबकि डेल्टा का आकार नदी की गतिशीलता और तलछट जमाव से बनता है। तलछट जमाव मतलब धूल, मिट्टी, कंकड़ आदि।
एस्चुरी का निर्माण दोस्तों उच्च ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है। उच्च ज्वार मतलब पानी का जो है मतलब कि चढ़ाव जहाँ ज़्यादा होता है, जबकि डेल्टा का निर्माण जो है निम्न ज्वार वाले क्षेत्रों में होता है। मतलब कि निम्न ज्वार वाले मतलब जहाँ पानी जो है नीचे की ओर ढलान होती है उसकी, वहाँ पर जो है डेल्टा का निर्माण होगा। कहा गया है कि जो एस्चुरी होती है ना, उसमें समुद्र का खारा पानी और नदियों का ताज़ा पानी मिलता है। वहीं डेल्टा जो है नदी के मुहाने पर नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से बनता है। एस्चुरी में साधारण नदी मुख डेल्टा की तरह मलबा एकत्रित नहीं होता। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये जो मैं आपको सभी करवा रहा हूँ। एस्चुरी कभी उपजाऊ भूमि नहीं बनाते, ये भी आपको जो है दोस्तों याद रखना है कि एस्चुरी जो है यानी मुहाना ज्वार नदमुख कभी भी जो है उपजाऊ भूमि नहीं बनाते हैं। वहीं डेल्टा जो होता है वो जो है समृद्ध तलछट के कारण कृषि के लिए उपयुक्त होता है। हालांकि यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र होते हैं। कहा गया है दोस्तों कि जो डेल्टा समृद्ध क्षेत्र होते हैं ना, वे कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं, उपयुक्त होते हैं, और ये बाढ़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रवण होते हैं, मतलब बाढ़ बहुत ज़्यादा इनमें आती है। डायग्राम हमने अभी जो है आपको दिखाई दे दे। ये वाला फिगर जो है पहले वाला, ये आपका जो है डेल्टा है और ये आपका एस्चुरी यानी मुहाना है, ज्वार नदमुख। जब मुख टाइप दिख रहा है ना, इसको हम ज्वार नदमुख एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप कि इस तरह से आ रहा है खारा पानी और यहाँ से आ रहा है मीठा पानी। जहाँ ये मिल जाएगा वहीं आपका ज्वार नदमुख बन जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। किसी क्षेत्र की नदियों, नालों या अन्य जल स्रोतों का वह संपूर्ण जाल जिसके माध्यम से पानी बहकर एक मुख्य नदी, झील, समुद्र या अन्य जल निकाय में पहुंचता है। यह तंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का भूभाग है और वहां की नदियां किस दिशा में बहती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अपवाह तंत्र के मुख्य भागों का विवरण। अपवाह तंत्र में दोस्तों तीन चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती है, तीन इसके भाग होते हैं। आप जो है इन तीन को ही ध्यान में रखना, अपवाह तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम बात करें, जो पहला मुख्य भाग होता है वो होती है मुख्य नदी। मुख्य नदी दोस्तों वह नदी होती है जो अपवाह तंत्र का केंद्रीय हिस्सा होती है, मुख्य बिंदु होती है, और अन्य सहायक नदियों का पानी अपनी दिशा में लेकर जाती है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र। आप इसको जो है दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए आपके परिवार में जो है आपके पापा है और आपको जो है मतलब पापा जो आपकी मुख्य नदी है, और आपको जो आप उनसे कनेक्ट हुए हैं छोटे मतलब जितने बाकी सदस्य हैं वो एक तरह से छोटी नदियाँ हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिर आती है दोस्तों सहायक नदियाँ। जो सहायक नदियाँ हैं जैसे कि हमने बताया, ये छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है, और सहायक नदियाँ मुख्य नदी के जल स्तर को बढ़ाती हैं। मान के चलिए कि कोई एक आदमी है और उसके साथ जो है मतलब एक आदमी ताकतवर है, और जब उस आदमी के साथ जो है छोटे छोटे बच्चे भी लग जाएंगे तो वो जो है ताकतवर हो जाएगा। सहायक नदियों के रूप में हम ले सकते हैं यमुना, घाघरा, और भी बहुत सारी नदियां हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। नदी अब देखते हैं नालियाँ और नदियाँ, स्ट्रीम्स और ब्रूक्स। जो नालियाँ और नदियाँ होती हैं, स्ट्रीम्स और ब्रूक, हालांकि स्ट्रीम को धाराएं बोलती हैं, ये जो है छोटी जल धाराएं होती हैं और सहायक नदियों में ही मिलती है और मुख्य नदी की ओर बहती है। आप देख सकते हैं यह आपको जो समझने वाला पॉइंट है कि जो सहायक नदी होगी ना वो हमेशा मुख्य नदी की तरफ ही चलेगी। मतलब कि जिस तरफ जहाँ मुख्य नदी बढ़ेगी, मान के चलिए कि उत्तर दिशा की ओर मुख्य नदी जा रही है, तो चाहे जो है
सहायक नदी कहीं से भी आ रही हो वो आपकी जो है मुख्य नदी की दिशा में ही चलेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों गंगा नदी तंत्र, जो कि हमारा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और गंगा नदी तंत्र में दोस्तों सबसे मुख्य जो नदी होती है वो आपकी होती है गंगा नदी। और इसमें जो है सहायक नदियाँ दोस्तों यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी, टोंस और सरयू नदी होती है। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि हम जो है इसको अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे, उसमें जो है और भी हम नदियों के बारे में जानेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, पूछी जाती है, वो हम आपको पॉइंट में लिखवाएंगे। कहा गया है कि जो गंगा नदी तंत्र है वो उत्तर भारत में जो हिमालय से निकलकर बंगाली खाड़ी में मिलती है, कि जो गंगा नदी तंत्र है वो उत्तर भारत में जो है हिमालय से निकलेगा और बंगाली खाड़ी में मिल जाएगा। जो गंगा नदी तंत्र का महत्व है वो आपका धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप जान सकते हैं कि गंगा जो है बहुत ही ज़्यादा पवित्र नदी मानी जाती है। दोस्तों ये हम देख सकते हैं, ये आपका जो है गंगा नदी तंत्र है पूरा का पूरा। यहाँ से जो ये आपको दिख रही है, ये जो बिल्कुल सेंटर वाली नदी है, ये वाली, ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ से निकल रही है। जो गंगा नदी है वो आपके उत्तराखंड से निकलकर यूपी, बिहार, ये आपका यूपी हो गया और ये बिहार हो गया, ये वाला हिस्सा, तो यूपी बिहार के बीच से होते हुए पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। आपको याद रखना है कि जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में गिरने से पहले जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। बांग्लादेश आप देख सकते हैं, ये रहा। उत्तराखंड में दोस्तों गंगा नदी को भगीरथी कहते हैं, और जब यह भगीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है गंगा कहलाती है। और बांग्लादेश के लोग गंगा को पद्मा कहते हैं। जब बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदी मिलकर आगे बढ़ती है तो इसे मेघना नदी कहा जाता है। यह आपको याद रखना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तो हो गया पद्मा, जब है ना बांग्लादेश से प्रवेश करेगी, और जब ब्रह्मपुत्र गंगा नदी आपस में मिलेगी तो उसके मेघना कहा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। एक पॉइंट है दोस्तों, ये जो आपका गंगा नदी, ये तो आपकी गंगा नदी मतलब कि यहाँ से निकली थी उत्तराखंड से, लेकिन गंगा नदी कैसे निकलते हैं ये भी हम आपको समझा देते हैं। पूरा पॉइंट जो है आपके सामने है, जो डायग्राम है। सबसे पहले हम गंगा नदी की ही बात करेंगे। जो गंगा नदी है वो आपकी बद्रीनाथ के पास जो है संतोपत हिमानी पर्वत है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है निकलनी, और ये जो है जो निकलती है, तो जब यहाँ पर मिलेगी ये धौली गंगा से, तो ये अलकनंदा और धौली गंगा मिलेगी तो इसको हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। यहाँ पर जो है जब ये मिलेगी आगे जाकर मंदाकिनी से, वो नंदाकिनी से, तो ये नंद प्रयाग बोला जाएगा। और यहाँ से जो है आगे चलकर जब इसमें पिंडार नदी मिल जाएगी ये वाली, तो इसको हम कर्ण प्रयाग बोलेंगे। और जब जो है इस अलकनंदा नदी में जो है लेफ्ट साइड से मंदाकिनी नदी मिलेगी तो इसको हम बोलते हैं रुद्र प्रयाग। यहाँ आपको याद रखना है, जो संतोपत हिमानी पर्वत यानी बद्रीनाथ वाली जो संतोपत हिमानी है पर्वत का नाम है, वहाँ से जब गंगा नदी चलती है, हालांकि उसको हम अलकनंदा कहते हैं, गंगा नदी नहीं कहेंगे, तो अलकनंदा नदी के रूप में आगे बढ़ती रहती है और इसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर हो गया था रुद्रप्रयाग, जहाँ पे मिलेंगी। फिर नेक्स्ट में जो है गोमुख से भागीरथी नदी जो है देवप्रयाग, वो भागीरथी नदी जो है वो इस अलकनंदा नदी में मिलती है, जहाँ मिलती है उसको हम देवप्रयाग बोलते हैं।
ये वाला पार्ट, और यहीं से जो आगे बढ़ती है उसको ये हम गंगा नदी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। गंगा नदी के 5 प्रयाग होते, 5 प्रयागों के नाम क्या क्या है? एक तो है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा कर्ण प्रयाग, और चौथा रुद्र प्रयाग, और पांचवा देव प्रयाग। तो ये आपके जो है 5 प्रयागों के नाम हैं। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो है दोस्तों गंगा नदी की सहायक नदियों की। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि ये जो है ये आपकी गंगा नदी हो गई, और जो ऊपर से आ रही है ये कौन कौन सी नदी से मिल रही है? गोमती नदी मिलेगी, घाघरा नदी मिलेगी, गंडक नदी मिलेगी, और कोसी नदी मिलेगी उत्तर की तरफ से। तो ये तो हो गया आपकी उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ। और ये जो है बाकी नीचे से दक्षिण की तरफ से ये हो गई आपकी चंबल नदियाँ। हालांकि चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदियाँ होती है, और यमुना जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो चंबल, बेतवा और केन ये तो मिलेगी सबसे पहले यमुना से, और यमुना मिलेगी गंगा नदी। अमरकंटक से जो है ये दिख रहा है आपको, अमरकंटक से सोन नदी निकलकर पटना में जाकर, पटना में जो है वो आपकी गंगा नदी से मिलेगी। ये भी आपको याद रखना है। ये सभी जो है आप देख लेना अच्छे से, ये आपका जो है गंगा नदी तंत्र है। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है, और उसकी जो सहायक नदियाँ होती हैं दोस्तों वे जो है बुरेनी, लोहित, धेमाजी और तीस्ता नदियाँ हैं। हालांकि इसमें जो है सुबनाश्री भी है, बराक भी है, और मेघना नदियाँ भी हैं जो इसकी सहायक नदियों के रूप में जानी जाती हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से होता है, और यह भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में बहती है, और अंत में जो है बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में जाकर जो है ये गंगा नदी से मिलकर उसमें बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है दोस्तों वो कृषि और जल परिवहन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह भी आपको याद रखना है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। यहाँ से जो है दोस्तों ये मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी में निकलेगी। ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत के लोग जो है सांगपो कहते हैं, जबकि चीन के लोग जो है प्योंगयांग कहते हैं। और जैसे ही दोस्तों ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं दिवांग नदी, जैसे कि हम देख सकते हैं दिवांग नदी। और जब ये दिवांग नदी जो है असम में प्रवेश करती है तो इसको बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्र। और जब ये ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों बांग्लादेश में गिरती है तो हम बोलते हैं जमुना। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये नदी आगे बढ़ती है ये इसकी सहायक नदियाँ, जैसे कि लोहित नदी भी यहाँ मिली अरुणाचल प्रदेश में, और फिर आगे बढ़कर ये बराक नदी मिली, कुमंग नदी, और मानस, कपिली और तीस्ता, यह आपकी जो है इसमें मिल जाती है सहायक नदियों के रूप में। जो तीस्ता नदी है दोस्तों वो ब्रह्मपुत्र की जो है सबसे मुख्य सहायक नदी है, इम्पोर्टेंट है, जो कि सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र से किस जगह मिलती है? तो ये बांग्लादेश में मिलेगी, यह आपको याद रखना है। जो लोहित नदी है
यह आपकी असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलेगी। जो मेघना नदी है वो आपकी असम में भी मिलेगी, बांग्लादेश में आकर। मतलब मेघना नदी जो है असम से निकलेगी और बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र में मिलेगी। जो ये सुवनसिरी नदी है ये जो है आपके अरुणाचल प्रदेश से निकलती है और ये आपकी सुबनासिरी मतलब कि ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है असम में। ये आप अच्छे से देख लेना, डायग्राम के थ्रू ही ज़्यादा आसानी से हम नदियों को समझ सकते हैं। अब आता है दोस्तों सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की सबसे मुख्य नदी जो है वो सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी दोस्तों जो सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की वह है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 नदियाँ जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पाँचों की पाँचों, और सिंधु नदी तंत्र की ये सहायक नदियाँ। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों सिंधु नदी की। तो सिंधु नदी जो है दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से ही निकलती है। जैसे कि ब्रह्मपुत्र नदी है ये भी तिब्बत के मानसरोवर से निकली, और ये जो सिंधु नदी है ये भी मानसरोवर से ही निकलती है। और ये जो है दोस्तों कश्मीर के ऊपरी भाग से होते हुए कराची के पास गिरती है, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर पश्चिम भाग भारत में उद्गम स्थल होगा और पाकिस्तान में बहती है, यानी कराची के पास गिर जाएगी पाकिस्तान में बहते हुए। और जो इसका महत्व है दोस्तों वो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सिंचाई के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये जो है आपका सिंधु नदी तंत्र है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, ये होगी आपकी मुख्य नदी सिंधु नदी। ये आप देख सकते हैं कश्मीर से इसमें जो है दोस्तों इसकी सहायक नदियों के हम बारे में बात करेंगे। जो हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें। जो चिनाब नदी निकलती है वो आप उसमें जो है कश्मीर से एक झेलम नदी निकलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये झेलम नदी जो है चिनाब में मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से रावी नदी निकलेगी और ये भी आपके चिनाब में मिल जाएगी। फिर व्यास नदी निकलेगी और व्यास नदी जो है आपकी पाकिस्तान में जो है ये चिनाब नदी में आकर मिल जाएगी। यहाँ से जो है तिब्बत से एक नदी और निकलती है जिसको हम सतलुज नदी बोलते हैं। ये सतलुज नदी जो है व्यास नदी में मिलती है। तो व्यास नदी का जो सहायक नदी है कौन सी है? सतलुज नदी। और व्यास नदी किसकी है? चिनाब की सहायक नदी है। और चिनाब जो सहायक नदी है वो आपकी सिंधु नदी की है। ये जो सारी नदियाँ हैं 5 की 5 सहायक नदियाँ, ये जो सिंधु नदी से जो है पाकिस्तान के कराची शहर में मिलती हैं और इनको जो है दोस्तों पंचनंद नदी कहा जाता है। पंचनंद नदी। हिमाचल प्रदेश से जो है 3 नदियों का उद्गम होता है, जो चिनाब, याद रखना है, चिनाब, रावी और व्यास का। जो झेलम, रावी और सतलुज नदियां हैं वो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदियों में मिलती है। यहाँ पर जो है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, सिंधु जल समझौता के बारे में आपने सुना होगा कि जो सिंधु जल समझौता है वो 1960 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें सिंधु नदी तथा उसकी जो 2 सहायक नदियाँ थी, एक तो झेलम और दूसरी थी चिनाब। उनका जो है 20% पानी जो है भारत के पास रहेगा और बाकी 80% जो है पानी पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। हालांकि जो रावी, व्यास और सतलुज नदी के पानी का इस्तेमाल जो है अपनी मर्जी से करते हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये आपको याद रखना है। अब
अब आता है दोस्तों सतलुज सतलुज यमुना नदी तंत्र। हालांकि हमने जो है अभी डिस्कस कर लिया था ये, फिर भी इसको देख लेते हैं। जो सतलुज यमुना नदी तंत्र है वो मुख्य नदी के रूप में है और पंजाब और हरियाणा में बहते हैं और महत्व जो है इनका वो जल संसाधन और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है दोस्तों कृष्णा नदी तंत्र। कृष्णा नदी तंत्र जो है इसमें मुख्य नदी आपकी कृष्णा है और जो सहायक नदियां हैं वो गोदावरी, तुंगभद्रा और मांड्याला नदियां हैं। हालांकि इसमें जो है और भी नदियां हैं जैसे कि भीमा नदियां भी इसमें इसकी सहायक नदियां हैं। और ये जो कृष्णा नदी तंत्र है यह दक्षिण भारत में उसका उद्गम स्थल है और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में यह बहती है। और इसका जो महत्व है दोस्तों वो जल संसाधनों और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, यह भी आपको याद रखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपकी जो है कृष्णा नदी है ये वाली। और कृष्णा नदी जो है दोस्तों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलकर कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपकी बंगाली खाड़ी है जहाँ पर ये गिरती है। और इसकी जो है दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं सहायक, एक तो होगी भीमा और एक होगी तुंगभद्रा और एक होती है कोयना। ये तीन नदियाँ सहायक हैं इसकी जो इम्पोर्टेंट हैं, आपको इसमें याद रखनी है। तो कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश से ये गुजरती है, यह आपको याद रखना है। कृष्णा नदी में जो और नदी मिलती है वो चंद्रप्रभा, घाटप्रभा और नाम है उनके। तो ये तो आपका कृष्णा नदी तंत्र। फिर आता है दोस्तों गोदावरी नदी तंत्र। जो गोदावरी नदी तंत्र है दोस्तों इसमें मुख्य नदी आपकी गोदावरी होगी और जो सहायक नदियां हैं वो इंद्रावती, प्राणहिता, मान्याला, पेनगंगा आदि हैं। और एक और नदियां हैं वर्धा, ये आपको याद रखना है, वर्धा भी इंपॉर्टेंट है। जो गोदावरी नदी है वह महाराष्ट्र से ही निकलती है और आंध्र प्रदेश के मध्य से गुजरते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम इसको जो है डायग्राम देख लेते हैं एक बार। ये आपकी जो है गोदावरी नदी है ये वाली, और गोदावरी नदी में आप देख सकते हैं कौन कौन सी सहायक नदी मिलनी है। ये मिलती है उत्तर दिशा से, ये है पेनगंगा, प्रणहिता और इंद्रावती। यहीं से जो है दोस्तों एक भीमा नदी मिलती है इसमें, वो भी आपको याद रखना है। जो गोदावरी है दोस्तों उसको हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी गंगा। और एक नदी और है वो कावेरी है जिसको हम भारत की और दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। हालांकि कावेरी को हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यह पूछ लिया जाता है कि गोदावरी नदी किस तरफ गिरती है, बंगाली खाड़ी में या अरब सागर में। जैसा कि हम देख सकते हैं दोस्तों ये जो गोदावरी नदी है ये आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है। बंगाली खाड़ी आपके राइट साइड में है और जो अरब सागर है वो आपके लेफ्ट साइड में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है दोस्तों महानदी तंत्र। महानदी तंत्र में दोस्तों मुख्य नदी जो है महानदी है और सहायक नदियाँ इसमें जेब, सिबर, टनकपुर है। और ये दोस्तों उड़ीसा से निकलती है और छत्तीसगढ़ में बहती है। और महत्व जो है इसका दोस्तों जल परिवहन और सिंचाई के लिए है। यह आप देख सकते हैं
महानदी ये रही, यहाँ से निकलती है उड़ीसा से और ऊपर को होती हुई ऐसे बहती है। जो महानदी की जो इम्पोर्टेंट है वो तेल नदी है, यह आपको याद रखना है। कौन सी नदी? तेल नदी। और ये भी आपके जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। अब आते हैं बात दोस्तों नर्मदा और तापी नदी तंत्र। जो नर्मदा और तापी नदी तंत्र है उसकी मुख्य नदियाँ नर्मदा और तापी ही हैं। और ये जो है दोस्तों नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वत है, जहाँ पर जो है मैकाले पर्वत का अमरकंटक क्षेत्र में से नर्मदा नदी निकलकर गुजरात से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और यहाँ पर देखेंगे एमपी के नीचे से यानी मध्य प्रदेश, इसको हम डायग्राम में ही समझेंगे अच्छे से। यहाँ आप देखें, यहाँ से ये यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ में मैकाले पर्वत है, वहाँ पर जो है अमरकंटक पर्वत से जो अमरकंटक है वो मैकाले पर्वत का हिस्सा है। तो ये जो है मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग से यानी बीच, एक तरह से कहते हैं बीच के भाग से निकलती है नर्मदा नदी, गुजरती है। और ये जो है यहाँ पर गुजरात से जो है होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। और जो है एमपी का जो निचला हिस्सा है मध्य प्रदेश का, यहाँ से निकलती है ये ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी दोस्तों महाराष्ट्र से गुजरते हुए, ऊपर का गुजरात हो गया और नीचे का महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से गुजरते हुए यह अरब सागर में गिर जाती है। ये आपको याद रखना है कि नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। मध्य प्रदेश के ही दोस्तों ऊपरी भाग से माही नदी जो है राजस्थान में जाकर, ये आपका राजस्थान का हिस्सा था, घूमते हुए गुजरात को पार करके अरब सागर में गिरती है। कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि माही नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर में। और माही नदी दोस्तों वह नदी है ये रही जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये था दोस्तों आपका नर्मदा और तापी नदी तंत्र, तापी या ताप्ती नदी तंत्र। ये दोनों जो नदियाँ होती हैं दोस्तों कई जलाशय और सिंचाई का योजनाओं का जरूरत है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो दोस्तों इस बात का आपको याद रखना है कि नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, वो एस्चुरी का निर्माण करती है। क्योंकि जो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ होती है ना उनका बहाव बहुत तेज होता है, जिस कारण वे एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। सॉरी, एस्चुरी नहीं, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। फिर आता है दोस्तों तुंगभद्रा नदी तंत्र। तुंगभद्रा नदी तंत्र में दोस्तों जो इम्पोर्टेंट नदी है वो आपकी तुंगभद्रा ही है। और यह कर्नाटक में कृष्णा की एक सहायक नदी है। इसका हम जो अभी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है जल संसाधन और सिंचाई के लिए। तो ये दोस्तों जो है हमारी इम्पोर्टेंट नदियाँ थी। इसमें जो है दोस्तों एक नदी तंत्र और है, वह कावेरी नदी तंत्र, ये वाला। हालांकि छोटा नदी तंत्र है फिर भी हम इसको देख लेते हैं। जो कावेरी नदी तंत्र है दोस्तों वो कर्नाटक से कर्नाटक से होते हुए, मतलब कर्नाटक से इसका उद्गम क्षेत्र है। और ये जो है तमिलनाडु से गुजरते हुए आपका बंगाली खाड़ी में गिर जाता है, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसे बहुत छोटा है, नदी तंत्र सबसे छोटा शायद यही है।
तो दोस्तों यह था आपका कावेरी नदी तंत्र। आप इसको देख सकते हैं, जो कावेरी नदी है ये भी आपकी जो है बंगाली खाड़ी में गिरती है। सिर्फ दो तीन नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरेंगी, बाकी सभी जो है आपकी बंगाली खाड़ी में गिरती है। तो दोस्तों आज जो है हमारा टॉपिक जो है आज ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ ई ज्ञान वाला चैनल पर, और इसी तरह जो है हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम जो है इसी तरह की और भी वीडियो आपके लिए लेकर आए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।